माही को रुद्र अपनी तरफ देखते हुए महसूस किया तो वह माही की तरफ देखने लगा और कहने लगा, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? माही अपने होश में आई और सिर्फ ना में सर हिलाई। रुद्र कहने लगा, चलो डिनर करते हैं। इतना कहकर माही को गोद में उठा लिया और जाने लगा। पर यह देखकर के माही कहने लगी, नहीं, मैं चलती हूँ ना, मैं चली जाऊँगी खुद से ही। रुद्र कहने लगा, जी नहीं, मैं ले चल रहा हूँ ना। माही उसे मना कर रही थी, मगर रुद्र मान जाए ऐसा भला हो सकता था? वह दूसरों से अपनी बात मनवा सकता है, मगर दूसरों की बात मानना उसके डिक्शनरी में नहीं था। वह सीधे माही को डाइनिंग एरिया के चेयर पर ले जाकर बैठा दिया। फिर सर्वेंट से कहने लगा, डिनर सर्व करो। माही मुंह बनाते हुए कहने लगी, मेरा मन नहीं है खाने को, और यही बात मैं कब से बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे भूख नहीं है। यह सुनकर के रुद्र कहने लगा, भूख नहीं है? क्यों नहीं है? यह सारी बातें जो भी हुआ है वह अभी तक सोच रही हो ना तुम? यह सुनकर के माही कहने लगी, जी नहीं, मैं वह सब नहीं सोच रही हूँ, मगर प्लीज़ मुझे भूख नहीं है ना। रुद्र कहने लगा, तुम बस थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा खाओगी तो मन करने लगेगा, और नहीं खाने का मन है तो जूस भी पी लो या दूध पी लो, कुछ तो खाना पड़ेगा, बिना खाए मैं यहाँ से जाने नहीं दूँगा तुम्हें। यह सुनकर के माही रुद्र को एकटक देखने लगी और सोचने लगी, यह सच में इतना अच्छा है, फिर मैं इतना गलत क्यों सोच रही थी इसके बारे में? शायद इतना मेरे साथ गलत हुआ है कि मैं किसी पर बिलीव नहीं कर पा रही हूँ। फिर मैं आयुष पर कैसे फ़िदा हो गई? यह मेरे साथ क्या हो रहा है? माही को खोया हुआ देख कर के रुद्र कहने लगा, कहाँ खो गई हो मेरी बिल्ली? इतना सुनते ही माही अपने होश में आई और कहने लगी, नहीं तो कुछ नहीं, मैं वह खाने की प्लेट उठा लेती है जो कि बहुत सारे सैलड, रोटी, पनीर, रायता, कोफ्ता, जूस और भी न जाने क्या क्या था। पर माही को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जो उसके साथ आज हुआ उन सब चीज़ों को भूल पाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। उसके लिए क्या, अगर कोई भी लड़की के साथ ऐसा होता तो यह भूल पाना नामुमकिन था। रुद्र सब समझ रहा था कि माही को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, पर वह माही को उन सब चीज़ों से निकालना चाहता था और वह माही को ज़बरदस्ती खाने को बोला। माही थोड़ा सा खाना स्टार्ट कर दी थी, तभी उसके फ़ोन की रिंग बजी थी। वह जब देखती है तो वह कोई और नहीं बल्कि आयुष था। रुद्र भी आयुष का नंबर देख चुका था। रुद्र बोला, मैं देखता हूँ, तुम खाना खाओ। वह नहीं चाहता था कि आयुष माही से बात करे या फिर माही आयुष से बात करे। वैसे भी माही का मूड आज बिल्कुल भी ठीक नहीं था, तो वह किसी से बात करना नहीं चाहती थी। रुद्र ने आयुष का कॉल रिसीव कर लिया। आयुष उधर से हेलो बोला और कहने लगा, कैसी हो माही? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, पता नहीं मुझे एक बेचैनी सी हो रही थी। तभी रुद्र कहने लगा, यह बेचैनी कम करो और जा कर के सो जाओ, सुबह ऑफिस भी जाना है। अचानक से रुद्र की आवाज़ सुनकर आयुष चौंक गया और कहने लगा, यह बॉस की आवाज़ कहाँ से आ रही है? मैंने तो माही को कॉल किया है, फिर यह बॉस कैसे बोल रहे हैं? कहीं मैंने गलती से माही की जगह बॉस को कॉल तो नहीं लगा दिया ना? और वह फ़ौरन से अपना फ़ोन कान से हटा करके देखने लगा कि शायद यह बॉस का नंबर लग गया है क्या, पर नहीं तो वह तो माही का ही नंबर था। पर रुद्र की आवाज़ वह सुनकर के बहुत ही हैरान हो गया और कहने लगा, सर आप? पर मैं तो माही को कॉल किया हूँ, माही कहाँ है? वह इस वक्त डरते हुए बोल रहा था कि कहीं रुद्र उसे डांटने न लग जाए या फिर उसे नौकरी से कहीं न निकाल दे। उसको नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। रुद्र कहने लगा, माही मेरे साथ है, उसकी टेंशन बिल्कुल भी तुम नहीं लो, और माही बिल्कुल सही है। चलो जाकर के सो जाओ, सुबह ऑफिस जल्दी जाना है और बहुत सारे काम हैं, और हो सकता है तो माही कल ऑफिस भी नहीं आए तो माही का काम भी तुम्हें ही करना ना पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो। रुद्र की बात सुनकर के आयुष कहने लगा, ओके बॉस, गुड नाइट बॉस, और इतना कहकर के वह फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखते ही आयुष सोच में पड़ गया कि माही सर के घर
मैंने बॉस के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, वह माफिया हैं, कहीं उन्होंने माही के साथ कुछ। फिर वह अपने सर झटक दिया और कहने लगा, नहीं नहीं नहीं, माही के साथ ऐसा नहीं हो सकता है, वह बिल्कुल सेफ़ होगी। मगर बॉस के साथ माही क्या कर रही है? उसका फ़ोन, वह पागल सा हुए जा रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे अब बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, वह बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहा था। इधर माही थोड़ा बहुत डिनर करके कमरे में जाने लगी तो वही उसके पीछे रुद्र भी जाने लगा। माही कुछ नहीं बोली। माही कमरे में आकर के बेड पर बैठ गई। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा था। उसे मन कर रहा था कि जी भर कर के रोए। रुद्र भी उसके पास आया और बेड पर बैठ गया और कहने लगा, क्या हुआ माही, तुम इतना शांत शांत क्यों हो? बताओ ना, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है? मुझे सब पता है, तुम बहुत ही डिस्टर्ब हो ना। इस वक्त खुद में ही खुद को तकलीफ़ दे रही हो और मुझे यह सब देखा नहीं जा रहा है। बताओ ना मेरी बिल्ली, क्या हुआ है? जो कुछ भी बनवारी ने तुम्हारे साथ किया उस वजह से तुम परेशान हो ना? देखो ऐसा कुछ हुआ नहीं है ना। और माही का हाथ अपने हाथों में ले करके उसको सहलाते हुए बोले जा रहा था। माही रुद्र का खुद के लिए इतना केयर फिकर करते हुए देखकर उसे रोना आ गया और वह फूट फूट कर रोने लगी। माही को रोते हुए देख करके रुद्र भी सिसक पड़ा और कहने लगा, नहीं नहीं रोते हैं ना, मेरी बिल्ली क्यों रो रही हो? और उसे अपने सीने से लगा लिया। माही को रोता हुआ देखकर रुद्र भी रोने लगा था। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि माही को कैसे समझाए कि अब वह दोबारा उसके साथ कुछ ऐसा नहीं होगा। रुद्र की आंखों से आंसू आए और माही उसके आंसू को देखे उससे पहले ही रुद्र ने उसे गले लगा लिया और उसके आंसू माही के पीठ पर जा गिरे। माही कैसे शांत होगी, यह सोच कर के वह माही को फ़ौरन से खुद से दूर किया और उसके लबों पर अपने लब रख दिया, जिससे माही की आंखें पूरी तरह से बंद हो गई और रुद्र उसे सॉफ्टली किस करने लगा। इस वक्त माही और रुद्र दोनों की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, मगर दोनों ही अपने किस में खोए हुए थे। रुद्र ने इस वक्त जानबूझकर के ऐसा किया था कि माही वह सब कुछ भूल जाए और अभी के टाइम में जीने लगे। रुद्र पर गुस्सा करे, चीखे चिल्लाए, वही तो चाह रहा था। अभी के बारे में सोचे, शायद रुद्र के बारे में सोचे। इस वजह से रुद्र ने ऐसा किया और उसके कमर पर हाथ फिराने लगा। माही के रोंगटे खड़े हो रहे थे। माही चाहकर भी रुद्र को आज दूर नहीं कर रही थी खुद से। शायद उसे भी आज उन सब चीज़ों की ज़रूरत थी, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा ही परेशान थी और रुद्र उसके करीब था। उसे सुकून मिल रहा था। माही इस वक्त पिंक टी शर्ट और पिंक प्लाजो में थी, जो कि नाइट ड्रेस थी। वह उसमें काफ़ी ही कंफर्टेबल थी। रुद्र उसे बहुत ही सॉफ्टली किस कर रहा था। शायद माही को अच्छा फील हो रहा था, इसीलिए अभी रुद्र को माही नहीं दूर जाने को कह रही थी और ना ही उसे दूर हटा रही थी। कुछ देर बाद रुद्र उससे दूर हुआ। माही आंखों से आंसू बहाते हुए कहने लगी, मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इस वक्त मैं जिस हालत में हूँ वह कोई नहीं समझ सकता है। माही बेड पर पूरी तरह से पीठ के बल सोई हुई थी। रुद्र उसके साइड से उसके ऊपर था। उसके फेस के पास गया और उसके कान में बोला, मेरी बिल्ली, इतना क्यों सोच रही हो? मैं हूँ ना, मैं कुछ होने नहीं दूँगा और अब से तो कभी भी नहीं। और हाँ, 2 दिनों के बाद मेरी बहन ट्विंकल की बर्थडे पार्टी है, समझी? और तुम्हें आना है। मैं अपने दादी से तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ और भी कुछ खास बात है और तुम्हें आना है, और वह भी अपनी माँ के साथ आना। यह सुनकर के माही सोचते हुए बोली, मैं पार्टी में कैसे आ सकती हूँ? मैं पार्टी में आने के लायक भी नहीं हूँ। रुद्र इतना सुनना था कि उसकी आंखें लाल हो गई और उसे अपने हाथों की मुठियाँ कस लिया और गुस्से में खड़ा होकर के कहने लगा, यह सब कुछ उस हमखोर बनवारी की वजह से हो रहा है। मैं अभी जाकर के उसे काम तमाम कर देता हूँ। मुझे यह काम बहुत पहले कर देना चाहिए था, मगर मैं पहले कर दिया होता तो आज तुम इतना परेशान नहीं होती माही। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो, मगर मैं अपनी गलती सुधार कर ही रहूँगा। मैं जा रहा हूँ,
तुम बस थोड़ी देर इंतज़ार करो, मैं बस यूँ गया और यूँ आया, आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इतना कह कर के रुद्र रूम से बाहर जाने लगा। जैसे ही वह दरवाजे के पास कदम रखा, माही दौड़ के उसे पीछे से कमर से अपनी बाहों में लपेट ली और कहने लगी, नहीं आप मत जाइए। रुद्र वहीं रुक गया और देखता है कि माही उसके कमर पर अपना हाथ पीछे से लपेटी हुई है, उसे हग की हुई है। यह देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और वह माही का हाथ अपने कमर से हटाते हुए उसके तरफ मुड़ा और कहने लगा, क्या हो गया है? तुम इतनी प्रॉब्लम में हो और मैं तुम्हें प्रॉब्लम में नहीं देख सकता हूँ, समझी? तुम्हारे ये आंसू मेरे लिए बहुत कीमती है। तुम यहाँ रो रही हो, तड़प रही हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा दिल जल रहा है। वह अपने चेस्ट पर गुस्से से मारते हुए बोल रहा था। माही तो बिल्कुल हैरान थी कि रुद्र को इतना तकलीफ़ क्यों हो रहा है मेरे तकलीफ़ को देखकर। माही इस वक्त बहुत हैरान थी और वह पूछने लगी, मेरी तकलीफ़ को देखकर आपको तकलीफ़ इतना क्यों हो रहा है? रुद्र उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहने लगा, क्योंकि तुम इस दिल में बैठ चुकी हो, अपना घर बना चुकी हो, इस वजह से तुम परेशान हो रही हो तो यहाँ पर दर्द हो रहा है, बताओ। इतना सुनते ही माही नीचे देखने लगी। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह इस वक्त रुद्र को क्या बोले। माही का नर्वसनेस देख करके रुद्र समझ गया कि माही इस वक्त कुछ सोच नहीं पा रही है कि वह क्या बोले। माही का हाथ पकड़ करके वह बेड पर लेकर गया और बोला, ज़्यादा मत सोचो, चलो सो जाओ चुपचाप। इतना कह करके माही को बोला, अपना सर मेरे गोद में रखो। यह सुनकर माही बड़ी बड़ी आंखें करके रुद्र को देखने लगी। उसको देखते हुए देखकर रुद्र कहने लगा, अब मैं इतनी बड़ी आंखें करके तुम्हें देखने के लिए नहीं कहा है मेरी बिल्ली, चलो जल्दी से मेरे गोद में अपना सर रखो। और वह यह बात इशारा करते हुए कह रहा था। माही कुछ नहीं बोलती है और उसके गोद में अपना सर रख देती है। आज माही को बहुत ज़्यादा ही सुकून मिल रहा था और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में माही को गहरी नींद आ गई। रुद्र उसके सर को सहलाए जा रहा था जिससे कि माही सो जाए और उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वह सो जाएगी, उसे आराम मिल जाएगा, वह ज़्यादा सोचेगी नहीं। इसीलिए उसे सोने दिया और खुद बेड की साइड से टेक लगा करके आंखें बंद कर लिया और सोने की कोशिश करने लगा। सुबह जब माही की आँख खुली तो वह देखती है कि वह रुद्र के गोद में सोई हुई है। वह फ़ौरन उठकर बैठ गई और रुद्र जो अभी भी बेड से टेक लगाकर सोए हुए था, उसे देखकर माही सोच में पड़ गई कि यह इंसान इतना अच्छा है या फिर दिखा रहा है मुझे। वह अभी कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। वह अपने सोचों में गुम थी कि कुछ ही देर में अपने सोचों से बाहर आई और वॉशरूम में चली गई। तभी रुद्र की आंखें खुली। कमरे में माही को न देखकर वह बेचैन हो उठा और बालकनी के साइड देखा, उधर भी माही नहीं थी। वह बाहर सर्वेंट से चिल्लाते हुए पूछने लगा, माही कहाँ है? सर्वेंट कहने लगी, माही मैडम इधर नहीं आई हैं, अभी तो वह कमरे में ही हैं। रुद्र फ़ौरन से वॉशरूम का दरवाज़ा देखा तो दरवाज़ा लॉक था, पर माही कोई रिप्लाई नहीं दे रही थी। तो वह समझ गया कि माही अंदर है। अभी वह दरवाजे के पास जाकर के दरवाज़ा नॉक करने ही वाला था कि माही दरवाज़ा ओपन कर दी, जिससे रुद्र का हाथ दरवाजे से लग कर के फिसल गया और वॉशरूम में पानी गिरा हुआ था, जिस वजह से माही भी फिसल गई। रुद्र उसके ऊपर गिर गया, क्योंकि जब रुद्र दरवाज़ा नॉक कर रहा था तो दरवाजे के ऊपर ही वह अपनी पूरी बॉडी को टेक लगाए हुए था। माही ने जब दरवाज़ा खोला तो रुद्र अपना बैलेंस नहीं बना पाया, जिससे वह माही के ऊपर गिर गया और माही वॉशरूम के फर्श पर पानी गिरने के कारण वह स्लिप कर गई और रुद्र उसके ऊपर था, माही उसके नीचे। माही गिरने की वजह से उसकी कमर में बहुत ज़्यादा ही चोट आई थी। माही के मुंह से आह की आवाज़ सुनकर रुद्र बड़ी बड़ी आंखें किए हुए माही को देखने लगा, पर वह माही से कुछ पूछ पाता। उसके होठ माही के होठों पर जा लगे थे, जिस वजह से रुद्र माही को किस करने लगा। माही इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। वह इस वक्त बाथरूम पहनी हुई थी।
रुद्र उसके ऊपर गिरा था, जिस वजह से बाथरूम उसका खिसक गया और माही की कमर और पेट साफ नजर आ रहे थे। यह देख कर के रुद्र अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और वह माही की कमर पर हाथ रख दिया और उसे ज़ोर से दबा दिया। माही को बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा था इस वक्त, क्योंकि उसके कमर में बहुत तेज़ चोट लगी थी। रुद्र तो इस वक्त किस करने में ही भूल चुका था कि माही को दर्द भी हो रहा है। लंबे किस के बाद रुद्र ने माही के लबों से अपने लब को हटाया और माही रुद्र को गुस्सा से देखे जा रही थी, पर बोल कुछ नहीं रही थी। माही को इस तरह से गुस्सा होते हुए देखकर रुद्र कहने लगा, क्या हुआ माही, गुस्सा हो मुझ पर? माही गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, आपको मौका चाहिए मेरे करीब आने का। मुझे कमर में चोट लगी हुई है, बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है। माही की यह बात सुनकर के रुद्र फ़ौरन से माही को गोद में उठाया और बिस्तर पर ले जाकर सुला दिया और कहने लगा, कहाँ चोट लगी है, बताओ जल्दी मुझे दिखाओ ना, मैं अभी स्प्रे लेकर आता हूँ। और वह स्प्रे लेकर आया और कहने लगा, मैं अभी 2 मिनट में ही तुम्हारे दर्द को छूमंतर कर दे रहा हूँ। इस वक्त भी माही बाथरूम पहनी हुई थी और रुद्र उस बाथरूम को थोड़ा सा घिसकाने को कह रहा था, मगर माही शर्मा रही थी और कहने लगी, मगर मैं नहीं हटाऊंगी। तभी रुद्र उसके करीब आया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसके बाथरूम को कमर से खिसका दिया। ये देखकर माही की आंखें बड़ी हो गई। रुद्र फ़ौरन से उसके चोट पर स्प्रे लगा दिया। स्प्रे लगाते ही माही की चीख निकल गई, क्योंकि उस स्प्रे से माही को और ज़्यादा दर्द हो रहा था। रुद्र यह देख कर के माही को अपने सीने से लगा लिया। माही के चोट पर बहुत ही जलन हो रहा था। माही गुस्से में रुद्र के सीने पर दांत लगा दी। रुद्र को दर्द हुआ, पर मुस्कुराते हुए रोमांटिक वॉइस में बोला, क्या हुआ मेरी बिल्ली, दर्द हो रहा है अभी, थोड़ी देर में ही ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। इतना कह करके रुद्र उससे दूर हुआ। माही को अब थोड़ा अच्छा फील हो रहा था। रुद्र कहने लगा, कैसा लग रहा है अब? माही कहने लगी, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। रुद्र बोला, चलो जाओ जल्दी से चेंज कर लो, मैं भी फ्रेश होकर के आ रहा हूँ। इतना कहा करके रुद्र बेड से उठ गया। माही जैसे ही बेड से उठकर जाने की कोशिश करती है, मगर वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाती है। वह फ़ौरन से बेड से टेक लगाकर बेड पर ही बैठ गई। रुद्र अभी वॉशरूम के दरवाजे पर था। यह देखकर कहने लगा, तुम रिलैक्स करो, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे जाना होगा। इसके लिए अगर इम्पॉर्टेंट डील नहीं होती तो मैं नहीं जाता। आज सिर्फ तुम्हारे पास ही रहता। तुम रुको, मैं वॉशरूम से आता हूँ। इतना कह करके वह वॉशरूम चला गया। वह शावर ले रहा था, उसकी बॉडी पर शावर का पानी गिर रहा था, पर उसके दिमाग में कुछ अलग ही ख्याल चल रहे थे। इस वक्त वह फ़ौरन से वॉशरूम से शावर लेकर आया और प्रताप को कॉल किया और कहने लगा, मेरी आज की मीटिंग कैंसिल कर दो। प्रताप कहने लगा, पर सर यह डील तो बहुत ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ना। रुद्र बोला, मैंने कहा ना, इम्पॉर्टेंट मेरे लिए यह डील नहीं है, आज इम्पॉर्टेंट मेरे लिए माही है। और प्रताप का बिना बात सुने ही रुद्र कॉल कट कर दिया और माही की तरफ बढ़ गया और कहने लगा, माही मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। माही यह देख कर के उसने आज की मीटिंग भी कैंसिल कर दी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने रुद्र का हाथ पकड़ के कहने लगी, प्लीज़ आप जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आज की मीटिंग बहुत ही ज़रूरी है, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल चली जा रही हूँ, आप जाओ मीटिंग अटेंड करने, वह काफ़ी ज़रूरी है। यह सुनकर के रुद्र कहने लगा, वह ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी तुम हो मेरे लिए, और मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनने वाला हूँ, समझी। चलो मैं डॉक्टर को कॉल कर रहा हूँ और डॉक्टर आकर तुम्हें चेक करेंगे। रुद्र के कॉल करने के थोड़ी देर के बाद में ही डॉक्टर आ गए। डॉक्टर ने माही को चेकअप किया। माही इस वक्त चेंज कर चुकी थी। डॉक्टर कहने लगे, बस थोड़ी सी चोट है मसल्स पर, वह हॉट पैक से सिकाई करने से ठीक हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाकी सब ठीक है, और मैं पेन किलर दे रहा हूँ। वह टैबलेट दे करके चले गए। माही कहने लगी, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जाओ, आज की डील बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मैं प्रताप जी को मैसेज करके बोल दी है, मीटिंग कैंसिल नहीं करना है। रुद्र आप जाइए, मेरी फ़िक्र नहीं करिए, मैं यहीं हूँ, मैं घर नहीं जा रही हूँ, आपसे मैं यहीं मिलूँगी। रुद्र माही की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहने लगा, क्या मेरी बिल्ली इतनी समझदार हो गई है। आज माही इस बात पर कुछ नहीं बोली।
कमला आई और कहने लगी, सर ब्रेकफास्ट रेडी है, यहीं पर लेकर आऊँ? रुद्र बोला, हाँ, एक ही प्लेट में हम दोनों का ब्रेकफास्ट लाओ। यह सुनकर के कमला फ़ौरन से किचन में गई और उन दोनों के लिए एक ही प्लेट में लेकर आई। जब अब माही भूल चुकी थी कि रुद्र को ऑफिस जाना है तो जाना है, मतलब वह भी अब जिद्दी थी। रुद्र माही का बात ना माने, अब ऐसा हो नहीं सकता। नाश्ता करके रुद्र कहने लगा, ठीक है मेरी बिल्ली, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना, जो भी हो मुझे कॉल करना। और इतना कहकर माही के माथे पर किस किया और ऑफिस के लिए निकल गया। रुद्र को गए हुए 1 घंटा हो गया। माही के फ़ोन पर अंजना जी का फ़ोन आया। माही कहने लगी, माँ मैं बस आ रही हूँ थोड़ी देर में, आप बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करिए। माही डॉक्टर के कहने पर हॉट पैड से सिकाई की थी और वह दवा भी खाई थी, तो उसे चोट में काफ़ी रिलैक्स मिला था। वह रुद्र को कॉल करना चाहती थी, मगर वह कॉल करती तो रुद्र उसे घर जाने नहीं देता। इसीलिए वह कमरे से नीचे आई और कमला से कह दी, अपने सर से बोल देना मैं घर जा रही हूँ, क्योंकि घर जाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इतना कहकर माही बाहर चली गई। बाहर ड्राइवर खड़ा था। वह कहने लगा, चलिए मैडम, मैं आपको छोड़ देता हूँ। माही ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठ गई। कुछ ही देर में माही घर पहुँच गई। इधर जब रुद्र फार्म हाउस आया तो देखता है माही नहीं है। कमला से वह पूछा। कमला को माही ने जो बोला था उसे कह दिया। रुद्र को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वह अपनी गाड़ी में बैठा और माही के अपार्टमेंट में चला गया। दरवाज़ा अंजना जी ने खोला था। रुद्र इस वक्त काफ़ी गुस्से में था, मगर वह अंजना जी को देखकर अपना गुस्सा शांत किया और अंदर गया। अंजना जी कहने लगी, कैसे हो बेटा, कैसे आना हुआ? रुद्र कहने लगा, मैं अच्छा हूँ आंटी, वह माही के लिए आया हूँ। माही कैसी है, ठीक तो है ना? अंजना जी को अभी तक पता नहीं था कि माही को चोट लगी है, इससे वह अनजान थी और कहने लगी, क्या हुआ है माही को? उसने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया है। यह सुनकर के रुद्र कहने लगा, नहीं, वो एक्चुअली ऑफिस में माही को चोट लग गई थी कमर में और वह बिना बताए ही घर आ गई। रुद्र की बात सुनकर अंजना जी माही के कमरे में गईं और माही इस वक्त सो रही थी। अंजना जी ने माही को उठाए और कहने लगी, बेटा तुम्हारे बॉस आए हैं। रुद्र का नाम सुन के माही फ़ौरन से उठ बैठी और वह बाहर आई। देखी तो रुद्र सोफे पर बैठा हुआ था। उसे बहुत ही गुस्से भरी निगाहों से देख रहा था। यह देख कर के माही कहने लगी, मुझे माँ का कॉल आया था, इस वजह से मैं आ गई। रुद्र बोला, मुझे तो बताना चाहिए था ना, मैं कितना परेशान हो गया था तुम्हारे लिए। अच्छा ठीक है, अब तुम ठीक हो ना, फिर मैं चलता हूँ। और हाँ आंटी, एक बात और, मेरी बहन का कल बर्थडे है, आपको आना है और कोई भी बहाना नहीं चलेगा। अंजना जी यह सुन कर के कहने लगी, ठीक है बेटा, मैं ज़रूर आऊँगी। माही तुम्हें भी आना है। रुद्र यह कह कर के माही के अपार्टमेंट से वह चला गया। वही नेक्स्ट डे रात का वक्त, आज रुद्र के घर में पार्टी थी तो सभी एम्प्लॉय को इनवाइट किया गया था। इसमें आयुष भी था। इस वक्त माही मन ही मन खुश हो रही थी कि आज वह आयुष के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर पाएगी। वह तो ऑफिस भी नहीं गई थी 2 दिन से और आयुष से मिली भी नहीं थी, जिस वजह से वह थोड़ी उदास थी। पता नहीं क्यों उसके दिमाग में आयुष घूम रहा था। रुद्र ने बहुत ही शानदार पार्टी रखी हुई थी। रुद्र ने माही को बहुत ही स्पेशल इनवाइट किया हुआ था। बहुत फोर्सफुली पार्टी में आने को बोला था। माही पार्टी में जाने को तैयार हो रही थी, पर वह कंफ्यूज थी कि वह क्या पहने। माही अपनी माँ से पूछने लगी, माँ मैं क्या पहनकर जाऊँ, आप ज़रा मेरी मदद कीजिए ना। अंजना जी हैरान होकर के बोली, क्या बात है बेटा, तुम तो ऐसे एक्साइटेड हो रही हो जैसे कि तुम बॉस की पार्टी में नहीं डेट पर जा रही हो। यह सुनकर के माही अंजना जी के पास गई और कहने लगी, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आप भी ना क्या बात करती रहती हैं। अंजना जी तो माही को छेड़ रही थी और छेड़ते हुए कहने लगी, अच्छा, फिर यह चुपके स्माइल क्यों हो रही है मेरी बेटी? तुम अपने बॉस को बिना बताए हुए आ गई थी तो वह भी आ गए थे ना तुम्हारे पीछे, तुम्हें कॉल भी तो कर सकते थे ना। माही कहने लगी, नहीं माँ, आप क्यों इतना सोच रही हैं, वह बॉस हैं तो एम्प्लॉय का तो टेंशन रह लेंगे ही ना, वह ऐसी बात नहीं है। और रहने दीजिए, मैं खुद से ही जो पहनना होगा वह पहन लूँगी।
आप जाइए यहाँ से। इतना कहा करके माही अंजना जी को कमरे से बाहर जाने को बोल दी और वह खुशी खुशी रेडी होने लगी। वहीं दूसरी तरफ रॉय मैंसन पार्टी शुरू हो गई थी। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। हर कोई तैयारियों में लगा हुआ था। रुद्र ने ग्रे कलर का सूट पहना हुआ था जिसमें वह काफ़ी हैंडसम लग रहा था। रुद्र ने अक्षय को रूम की तरफ जाते हुए देखा तो आवाज़ लगाकर कहा, अक्षय कहाँ जा रहा है, इधर सुन। रुद्र की आवाज़ सुनकर के अक्षय पास आकर बोला, कुछ नहीं भाई, बस रेडी होने जा रहा हूँ। रुद्र ने अक्षय का कान खींचते हुए कहा, अगर आज तेरी वजह से केक लेट हुआ ना तो तेरी खैर नहीं, कोई लापरवाही नहीं, ओके। अक्षय ने अपना कान छुड़ाने की पूरी कोशिश करते हुए कहा, नहीं भाई, आज कोई गड़बड़ नहीं होगा, सब कुछ परफेक्ट होगा, देखना। आप पर मेरा कान तो छोड़ो ना। रुद्र ने मुस्कुराते हुए उसका कान छोड़कर कहा, वेरी गुड, जाओ जाकर रेडी हो जाओ जल्दी से। यह बता दे कि अक्षय रुद्र का अंकल का बेटा है, जो कि उसके अंकल यहीं पर रहते हैं मगर वह अलग मेंशन में रहते हैं। पार्टी थी तो जिस वजह से अक्षय और उसकी फैमिली आए हुए थे। अक्षय रुद्र की दादी को देखते हुए जो अभी तैयार होकर आई थी, दादी आप तो बहुत ही हॉट लग रही हैं, आप चलिए मेरे साथ आज डांस करते हैं। कल्पना जी ने अक्षय का गाल खींचते हुए कहा, शैतान कहीं का, दादी को तंग करेगा, दादी को तंग करेगा तू। और उसकी बात पर सभी हंसने लगे। अक्षय बहुत ही शैतान था, दिन भर सबको हंसाए रखता था। सारे मेहमान आ चुके थे पर रुद्र की निगाहें तो माही को ही ढूंढ रही थी कि अभी तक आई नहीं। उसकी आंखें बस दरवाजे पर ही टिकी हुई थी और वह रह रह कर माही को कॉल भी किए जा रहा था पर माही का फ़ोन साइलेंट था और वह अभी रेडी हो रही थी। तभी माही ने रुद्र के मेंशन महल जैसे घर में गार्डन में कदम रखी। उसने ब्लैक कलर का स्लीवलेस लॉन्ग गाउन पहना हुआ था, बालों का हल्का जूड़ा बनाया हुआ था, ब्लैक लेस्ड ब्लाउज में पीछे बारीक सी डोरी बंधी हुई थी, ब्लैक हील की सैंडल पहनी हुई थी, लाइट पिंक ग्लॉसी मेकअप किया हुआ था। जैसे ही उसने चारों तरफ देखा तो देखती ही रह गई। घर को किसी महल की तरह सजाया गया था। जैसे ही आगे बढ़ी उसका पैर उसके गाउन में फंस गया। इससे पहले कि वह गिरे पीछे से आयुष ने आकर उसको संभाल लिया और वह आयुष की बाहों में झूल गई। वह दोनों एक दूसरे की आंखों में जैसे खो गए थे। आयुष ने भी पूरा ब्लैक सूट पहना हुआ था। वह दोनों किसी परफेक्ट कपल की तरह लग रहे थे, जैसे कोई मधुर संगीत बज रहा हो। चांदनी रात में तारों भरा आसमान और लाइट की इतनी प्यारी डेकोरेशन, दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। कितना ब्यूटीफुल लग रहे थे दोनों। कितनी ही देर न जाने ऐसे ही रहे पर उन्हें दूर से कोई ऑब्जर्व कर रहा था। वह रुद्र था। यह देख करके रुद्र की हाथों की मुठ्ठियाँ कस गई। वह तेज कदमों से चलते हुए आयुष को हाथों से झटक दिया और माही को अपने बाहों में भर लिया। तभी अचानक से इस तरह करने से माही के ब्लाउज की बैक साइड से डोरी लगकर आयुष की वॉच में उलझकर झट से खुल गई, जिससे उसकी पूरी कमर साफ नजर आने लगी थी। अचानक से डोरी खुलने पर माही बहुत घबरा गई। यह देख कर के आयुष माही के करीब आने की कोशिश करता है। तभी रुद्र उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसे पीछे से हक कर लिया जिससे उसकी कमर ढक गई। फिर धीरे से उसके कान में सरगोशी करते हुए बोला, रिलैक्स, घबराओ नहीं मेरी बिल्ली, मैं हूँ ना। माही सहम कर खुद में ही सिमटने लगी। वह इस वक्त आयुष को देख रही थी, जो कि आयुष गुस्से से फेस बनाए हुए इस वक्त माही और रुद्र को ही देखे जा रहा था और उनसे थोड़ा दूर हो गया था। रुद्र ने अपना हाथ हल्के से उसकी कमर पर टच करता है, जिससे माही शर्मा कर खुद में ही सहम जाती है क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग थे। रुद्र ने माही को बहुत बार टच किया था मगर अकेले में, पर यहाँ तो पूरा भरे लोग थे। फिर रुद्र उसकी डोरी धीरे धीरे बांधने लगा, जिससे रुद्र की उंगलियां उसकी कमर पर टच हो रही थी। उसे माही शिहर उठी थी। तभी रुद्र ने माही के पीछे से गर्दन पर धीरे से अपने लबों को रख दिया, जिससे माही की सांस ऊपर नीचे होने लगी। वह चारों तरफ नज़र उठा करके देखने लगी। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा था। तो क्या होगा अब आयुष का? क्या माही आयुष को सच में चाहने लगी थी या आयुष अब माही को पाने के लिए कुछ करेगा? रुद्र इतना माही को लेकर के डरा हुआ क्यों रहने लगा था? स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए
और स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उसने फ़ौरन से तारा को कॉल किया और पूछा अभी तक जानवी क्यों नहीं आई। तारा बोली तबीयत खराब है उसका, इसीलिए वह रेस्ट करेगी। यह सुनकर के अनिरुद्ध एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लिया, फिर खोलकर बोला जानवी मत करो ऐसा, सच में मरता हूँ तुम पर, प्लीज़ मत करो यार ऐसा, एक चांस तो दो प्रूव करने का, मुझसे क्यों भाग रही हो। ऐसे नहीं जाने दूंगा तुम्हें, जब तक तुम पूरी तरह से मुझे जान नहीं लेती उससे पहले मैं तुम्हें यह फैसला नहीं करने दूंगा। अगर तुम यही चाहती हो तो फिर इसी पर आ जाओ। अब अनिरुद्ध ने उसके घर जाने का सोच लिया, लेकिन वह जाता उससे पहले ही सिद्धार्थ ने उसे रोक लिया और कहने लगा तुम नहीं जाओगे उसके घर, वह ऑफिस ज़रूर आएगी। वह कुछ ऐसा करो, ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम है यह कहकर तारा से उसको बुलवाओ। जब तक वह नहीं आएगी इस ऑफिस में उसके सिवाय यह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। वह ज़रूर आएगी। इतना सुनकर के अनिरुद्ध कहने लगा वाह भाई क्या तुमने दिमाग लगाया है। तब जल्दी से तारा को फ़ोन करवाओ और बोलो कि ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, उसकी बहुत ज़रूरत है। सिद्धार्थ भी वैसे ही किया, वह जानवी को तारा से कॉल करने को बोला। तारा भी जानवी को कॉल करी और बोली तुम आ जाओ जल्दी से, ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, जब तक तुम नहीं आओगे सॉल्व नहीं होगा। जानवी यह सुनकर के परेशान हो गई। वह फ़ौरन से बेड से उठी और जल्दी से तैयार होकर घर से बाहर निकल गई, लेकिन देखती है कि उसका कार तो है ही नहीं, क्योंकि वह तो कल रात फ़ौरन से ऑटो पकड़कर ही आ गई थी गुस्से में। और वह फिर से हाथ मलने लगी और कहने लगी उफ मैंने यह क्या कर दिया, इतनी बड़ी गलती। वह फ़ौरन से ऑटो पकड़ती है और ऑफिस के लिए निकल पड़ती है और सोचती है क्या यार मेरे ऑफिस मेरा गाड़ी और मैं खुद ही इस ऑटो में जा रही हूँ, अच्छी बात है मैं भी थोड़ा एम्प्लॉय जैसा फीलिंग ले लेती हूँ। कुछ ही मिनटों में वह ऑफिस पहुँच जाती है। जैसे ही वह जाती है अपने कैबिन में और वह तारा को बुलाती है, तारा से कहती है क्या प्रॉब्लम है बताओ मुझे। तारा डर गई थी उसके गुस्से भरी फेस को देखकर और कहने लगी रिलैक्स जानवी, मैं ऑफिस में बुलाना ज़रूरी समझी इसीलिए मैंने कॉल कर दी, क्योंकि अनिरुद्ध यह चाहता था। तारा की यह बात सुनकर के इस वक्त जानवी उसे गुस्से से घूरने लगी। उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। इतने में ही अनिरुद्ध वहाँ पर आ गया और वह अनिरुद्ध को भी गुस्से से घूरते हुए बोली यह क्या बदतमीजी है, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर वह केबिन से बाहर जाने वाली होती है कि अनिरुद्ध उसके हाथों को पकड़ के अपने करीब कर लिया। यह देख कर के तारा वहाँ से चली जाती है। जानवी बहुत गुस्सा करती है अनिरुद्ध पर, लेकिन अनिरुद्ध को क्लियर करना था सब कुछ और वह कहने लगा प्लीज़ जान समझने की कोशिश करो, मेरी बात तो पूरी सुन लो। इतना कहते हुए जानवी को उसके दादाजी की बात याद आ गई। वह रिलैक्स हो गई और कहने लगी हम बैठकर बातें करें। इतना सुनकर अनिरुद्ध कहने लगा हाँ क्यों नहीं, और वह दोनों वहीं पर सोफे पर बैठ जाते हैं। जानवी एक पल के लिए तो वह पूरी तरह से धड़कते दिल के साथ अनिरुद्ध को देखने लगी और सोचने लगी क्या वाकई में यह इंसान वही है जो कि कल तक मुझे इंगेजमेंट से मना कर दिया और आज यह इंसान मेरे लिए इतना तड़प रहा है, रो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है इतना चेंज। तभी अनिरुद्ध उसके चेहरे के सामने उंगलियों को बजाते हुए कहने लगा हेलो मेरी जान, कहाँ खो गई हो। जानवी सेंस में आई और कहने लगी बताओ क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे। यह सुनकर के अनिरुद्ध कहने लगा जान जो कुछ भी तुमने कल देखी वह सही नहीं है। वह शिवानी मुझे इतना ही बोल ही रहा था कि उसके कैबिन में किसी की एंट्री हुई, वह कोई और नहीं बल्कि शिवानी ही थी। अनिरुद्ध शिवानी को देखकर पूरा हैरान हो गया था, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि शिवानी इस वक्त आ जाएगी और उसी की वजह से तो उसके और जानवी के बीच इतना मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी और उसको वह दूर कर ही रहा था कि इतने में वह आ गई। वह आगे कैबिन में आने लगी। अनिरुद्ध कहने लगा हद है यार, इसकी बात क्या की, यह खुद ही हाजिर हो गई। उसे देखकर अनिरुद्ध जानवी का हाथ कस के अपने हाथों में ले लिया और कहने लगा बोलो शिवानी क्या बात है, क्यों आई हो यहाँ। शिवानी जहाँ थी वहीं रुक गई और कहने लगी अनिरुद्ध मैं तो तुमसे बिजनेस के सिलसिले में कुछ बात करने आई थी। और वह आगे बढ़ती। इतने में ही अनिरुद्ध खड़ा हुआ और कहने लगा जो भी बात करनी है तुम जाकर के मेरे असिस्टेंट सिद्धार्थ से बात कर सकती हो। मैं इस तरह से बिना मेरे परमिशन के अंदर नहीं आना चाहिए था।
शिवानी, तुम ऐसे कैसे बातें कर सकती हो मुझसे? वह अनिरुद्ध के पास वह आने लगी। अनिरुद्ध दूर से ही उसे हाथ दिखाकर रोक दिया। यह देखकर जानवी हैरान हो गई थी। शिवानी, अनिरुद्ध इस तरह से मेरे साथ रिएक्ट क्यों कर रहे हो? कल तक तुम तो बिल्कुल सही थे, मेरे साथ किस तरह से बातें कर रहे थे। और आज अनिरुद्ध, मैं कल तक क्या था वह तुम कल देखती थी, आज मैं क्या हूँ वह तुम आज भी देख रही हो। मैं कल वाला अनिरुद्ध नहीं हूँ, आज मैं बदल चुका हूँ, और वह भी अपनी जान के लिए। शिवानी, एक बात और, मैं किसी और से प्यार करता हूँ तो प्लीज़ मुझसे जिस तरह से लाइन मारना बंद कर दो, मुझ पर लाइन मारना बंद कर दो, क्योंकि मेरी तरफ से तुम्हें कोई भी रिस्पांस नहीं मिलने वाला है। और तो जो भी बिजनेस के सिलसिले में बात करनी है तुम जाकर के सिद्धार्थ से या फिर तारा से बात कर सकती हो। इतना सुनकर शिवानी अपना पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। अनिरुद्ध जानवी के पास आकर फिर से सोफे पर बैठ गया और उसका हाथ पकड़कर कहने लगा, प्लीज़ जान, समझने की कोशिश करो, तुम जो कहोगी मैं वह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरी एक बात मेरी सुन तो लो। मैं किसी और लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता हूँ। मैं काफ़ी बदल चुका हूँ सच में, आई प्रॉमिस। तुम जो कहोगी, जैसे कहोगी, मैं वैसे करने के लिए तैयार हूँ। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ यार, मैं बुरा था लेकिन अब नहीं हूँ। प्लीज़ एक बार मुझे मौका दे दो, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारा विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। प्लीज़ जान, प्लीज़ जानवी। इस वक्त बस अनिरुद्ध को ही सुन रही थी और वह उसकी बातों में ही खो गई थी। मिस्टर गोपाल सच में कह रहे थे कि वह काफ़ी बदल चुका है, और आज जानवी देख भी रही थी। जानवी इस वक्त कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी, वह कहने लगी, बस ओके। इतना सुनकर अनिरुद्ध बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था। उसे समझ नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। वह फ़ौरन से जानवी के फोरहेड पर किस कर दिया। जानवी तो पूरी तरह से चौंक गई थी। अनिरुद्ध ने यह एकाएक किया था, उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या रिएक्ट करे। इतने में ही जानवी के फ़ोन पर कॉल आई और वह कॉल कोमल का था। वह जैसे ही फ़ोन रिसीव की तो किसी आदमी का आवाज़ आया। वह हैरान हो गई। सामने से वह आदमी कहने लगा, यह फ़ोन जिसका भी है, आप जो भी हैं, आप फ़ौरन से अस्पताल आ जाइए। यह सुनकर के जानवी हैरान हो गई और वह फ़ौरन से खड़ी हो गई। यह देख कर के अनिरुद्ध भी खड़ा हो गया और पूछने लगा, क्या हो गया जान? जानवी इस वक्त बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई थी और कहने लगी, क्या हुआ है कोमल को? कौन है आप? कहाँ से बोल रहे हैं? सामने से आवाज़ आया, आप पेशेंट की क्या लगती हैं? जानवी कहने लगी, मैं उसकी बहन हूँ। हाँ, तो आपकी बहन इस वक्त अस्पताल में एडमिट है, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। इतना सुनकर के जानवी पूरी तरह से हैरान हो गई। उसका फ़ोन उसके हाथों से गिरकर नीचे छूट गया और वह सोफे पर बैठ गई। उसे होश बिल्कुल भी नहीं था। अनिरुद्ध उसके पास ही था। उसने फ़ौरन उसे संभाल लिया। वह उसे अपने सीने से लगा लिया और कहने लगा, क्या हुआ? रोते हुए कहने लगी, वह कोमल हॉस्पिटल में है। वह जब हॉस्पिटल का नाम फिर से दोहराई तो फ़ौरन से उठ खड़ी हुई और वह दौड़ के कैबिन के बाहर भागने लगी। यह देख करके अनिरुद्ध कहने लगा, मैं भी आ रहा हूँ जान। इतना कह करके वह भी जानवी के पीछे जाने लगा। जानवी इस वक्त बहुत ज़्यादा ही परेशान थी। जानवी के पीछे जाने लगा। जानवी इस वक्त बहुत ज़्यादा ही परेशान थी। वह फ़ौरन से ऑफिस से बाहर चली गई। उसके पीछे अनिरुद्ध भी गया। उसने फ़ौरन से जानवी को अपने कार में बैठाया और वह भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और ड्राइव करने लगा। उन दोनों को दौड़ते हुए बाहर जाते देख लिया था सिद्धार्थ ने। सिद्धार्थ फ़ौरन से अनिरुद्ध को फ़ोन किया, क्या हुआ है भाई, इस तरह से दौड़ के क्यों गए तुम दोनों? कुछ हो गया है क्या? अनिरुद्ध, सिद्धार्थ, कोमल का शायद एक्सीडेंट हो गया है, वह अस्पताल में है, पता नहीं क्या हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना सुनकर के सिद्धार्थ भी सोच में पड़ गया और कहने लगा, चल भाई मैं भी आ रहा हूँ। इतना कहकर वह फ़ोन कट कर दिया और फ़ौरन से कबीर को फ़ोन कर दिया। कबीर इस वक्त ऑफिस में था। वह इस वक्त ज़रूरी मीटिंग में था, इसीलिए फ़ोन रिसीव नहीं कर पाया। तो सिद्धार्थ ने उसके लिए एक मैसेज सेंड कर दिया, कोमल इस वक्त अस्पताल में है, भाई आ जाना। उधर फ़ौरन से जानवी और अनिरुद्ध हॉस्पिटल पहुंचते हैं। उन्हें पता चलता है कि कोमल कॉलेज में जा रही थी कि तभी वह जैसे ही कार से बाहर ही
गई, रोड क्रॉस करती है, उसे चक्कर आ जाते हैं और वह रोड पर ही गिर जाती है और सामने से एक कार आ रही होती है। उसको लगा कि वह कार से टकरा गई और उसे कार वाले ने ही जानवी को अस्पताल में एडमिट करवाया था। जानवी अपनी बहन को इस हालत में देखकर पूरी तरह से घबरा गई, लेकिन अनिरुद्ध ने उसे संभाल लिया। उसे अपनी बाहों में भरकर कहने लगा, रिलैक्स जान, कोमल को कुछ भी नहीं होगा, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा फिक्र मत करो। इतने में ही डॉक्टर रूम से बाहर निकले। वह कहने लगे, क्या पेशेंट के फैमिली वाले आप लोग हैं? अनिरुद्ध ने फ़ौरन से आगे जाकर कहा, हाँ डॉक्टर, बताइए क्या बात है। डॉक्टर कहने लगे, उन्हें सर पर थोड़ी सी चोट आई है, बाकी डरने की बात नहीं है, बट एक गुड न्यूज़ है। यह सुनकर के अनिरुद्ध और जानवी पूरा हैरान हो गए थे। जानवी डॉक्टर से कहने लगी, कैसा गुड न्यूज़ डॉक्टर? डॉक्टर कहने लगे, सी इज़ प्रेग्नेंट। जानवी पूरी तरह से हैरान हो गई। ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई हो, वह गिरने जैसी हो गई थी। लेकिन अनिरुद्ध ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया और कहने लगा, रिलैक्स जानवी। डॉक्टर इतना कह करके वहाँ से चले गए थे। जानवी कहने लगी, यह कैसे हो सकता है? कोमल की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। नहीं, यह नहीं होना चाहिए था, यह कैसे हो गया? इतना सुनकर के अनिरुद्ध भी हैरान हो गया। उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जानवी इस वक्त बहुत ज़्यादा ही गुस्से में हो गई थी। कबीर ने ही यह सब कुछ किया है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अब क्या करें अनिरुद्ध, तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? यह सब इतना बोलकर वह रोने लगी। अनिरुद्ध जानवी को अपने सीने से लगा लिया और कहने लगा, रिलैक्स जान, मैं कुछ करता हूं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अभी किसी को पता नहीं है, अभी वह थोड़े ही वक्त हुए हैं, अभी हम चाहें तो इस चीज़ को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। और वैसे भी कबीर तो रेडी है, बट कोमल यह बात जानेगी तो उसका रिएक्शन कैसा होगा, उसको देखना होगा। अभी वह इतना कह ही रहा था कि जानवी कहने लगी, अगर डैड को यह बात पता चली तो वह टूट जाएंगे। क्या होगा अनिरुद्ध? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अनिरुद्ध कहने लगा, जान रिलैक्स, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इतने में ही सिद्धार्थ वहाँ पर आ गया। वह जानवी को रोते हुए देखा तो कहने लगा, क्या हुआ है जानवी, कोमल ठीक तो है ना? अनिरुद्ध बताओ ना, कोमल कैसी है? अनिरुद्ध खड़ा हो गया और कहने लगा, सिद्धार्थ जानवी अब ठीक है, बट इतना कहकर वह चुप हो जाता है। सिद्धार्थ कहने लगा, बताओ ना बट क्या, आगे तो कुछ तो बोलो। इतने में ही कबीर भी आ जाता है। कबीर फ़ौरन से आकर के अनिरुद्ध से पूछने लगा, कोमल कैसी है, कहाँ है, उसे क्या हुआ है, बताओ ना। अनिरुद्ध जल्दी बताओ। वह बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहा था। उसके माथे पर पसीने आए हुए थे। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। वह एकदम रोने जैसी शक्ल लेकर आया था। वह जैसे ही मीटिंग ख़त्म हुई, उसने अपना फ़ोन देखा तो वह मैसेज देख करके पूरा शॉक्ड हो गया था और वह दौड़ा भागा अस्पताल पहुंचा था। जानवी कबीर को देखकर पूरे गुस्से में हो गई थी। वह फ़ौरन से खड़े होकर के कबीर के सामने गई और उसका कॉलर पकड़ने ली, बट इतने में ही अनिरुद्ध जाकर जानवी को पकड़ लिया और कहने लगा, जान मैं बात करता हूँ ना, रिलैक्स, यह हॉस्पिटल है, घर नहीं है, मैं हैंडल करता हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं देखता हूँ। इस रिएक्शन को देख करके सिद्धार्थ जानवी के पास गया और जानवी से बोला, क्या हुआ है जानवी, मुझे ज़रा खुलकर बताओ। कि जानवी वहीं चेयर पर बैठ गई और रोने लगी। सिद्धार्थ भी उसके पास बैठ गया और उसके हाथ को पकड़ के कहने लगा, जानवी क्या हुआ है? जानवी एक बार सिद्धार्थ को देखकर और कहने लगी, सब कुछ खत्म हो गया है, कोमल की लाइफ सब बर्बाद कर दिया कबीर ने। इतना सुनकर सिद्धार्थ भी हैरान हो गया और कबीर भी इस बात को सुन लिया। वह भी परेशान हो गया, बट जल्दी से जानवी के करीब आकर उसके पैरों में बैठ गया और कहने लगा, जानवी जी मैं हूँ ना, मैं ख्याल रखूँगा कोमल का, मैं वादा करता हूँ, मैं कोमल से शादी करूँगा और मैं ही करूँगा, कोई और नहीं करेगा, यह मेरा बच्चा है, भले कोमल इस बात को माने या ना माने। मैं कोमल से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और मैं कोमल और अपने बच्चे को अपनाने के लिए रेडी हूँ। आप जब कहो मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ, बस आप कोमल को रेडी करो। आज अभी इसी वक्त शादी करने के लिए कोमल से तैयार बैठा हूँ, लेकिन कोमल ही है जो कि मुझे नापसंद करती है। तभी कमरे से नर्स निकल कर आई तो नर्स को देखकर जानवी बोली, कोमल कैसी है? नर्स कहने लगी, उन्हें होश आ गया है, आप लोग मिल सकते हैं। इतना सुनते ही जानवी दौड़ के कोमल के पास चली गई। कोमल के माथे पर पट्टी लगी हुई थी और वह एक हाथ में भी पट्टी बंधी हुई थी। वह जानवी को देखकर आंखों में आंसू बहाने लगी और कहने लगी थी। जानवी फ़ौरन से कोमल के पास गई और उसे गले लग गई और कहने लगी, कैसी हो कोमल बच्चा,
तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम ठीक तो हो ना? कहाँ चोट आई है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? जानवी इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान थी अपनी बहन के लिए। कोमल कहने लगी, रिलैक्स दी, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी चोट आई है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वह कबीर, सिद्धार्थ और अनिरुद्ध को देखकर भी हैरान हो गई। सब लोग आए हुए थे। सिद्धार्थ कहने लगा, कैसी हो कोमल? कोमल कहने लगी, मैं ठीक हूँ, आप सब लोग यहाँ पर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। कबीर उसके पास गया और कहने लगा, कोमल मुझे माफ़ कर दो, मैं ही तुम्हारा बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं आज ज़रूरी मीटिंग में फंस गया, इस वजह से तुम्हारे साथ यह सब हो गया, वरना मैं तुम्हारे करीब, तुम्हारे पास हर वक्त रहता था, इसी वजह से, क्योंकि मैं जानता था। इतना कहकर के वह चुप हो गया। कोमल कहने लगी, क्या जानते थे? अनिरुद्ध कबीर को रोक दिया। वह यह बात अभी कोमल को नहीं बताना चाहता था, इसीलिए कि वह पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। वह 1-2 दिन में अच्छी हो जाए, घर चली जाए, तब वह बात बताएंगे, इसलिए वह बात को बदल दिया। कोमल कैसी हो तुम? यह सब कैसे हो गया? अपना ख्याल रखना चाहिए था, तुम तो ब्रेव गर्ल हो। इतने में ही डॉक्टर आए और वह कहने लगे, अब यह बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी सी चोटें आई हैं। और अभी डॉक्टर कुछ कहने ही वाले थे कि अनिरुद्ध ने उन्हें रोक दिया और कहने लगा, हम कब कोमल को घर लेकर जा सकते हैं डॉक्टर? डॉक्टर कहने लगे, बस 1-2 दिन में आप ले जा सकते हैं, वह बिल्कुल ठीक है, घबराने की कोई भी बात नहीं है, सब अच्छा है। इतना कह करके डॉक्टर वहाँ से चले गए। जानवी अंदर से बहुत ही परेशान हो चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अनिरुद्ध इस वक्त जानवी को ही देख रहा था, क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि जानवी बहुत परेशान है इस बात को लेकर। कबीर भी सोच में पड़ा हुआ था। अनिरुद्ध कहने लगा, जानवी तुम सिद्धार्थ के साथ घर चली जाओ, मैं यहीं रुकता हूँ। जानवी कहने लगी, जी नहीं, मैं यहीं रहूँगी अपनी बहन के पास, आप लोगों को जाना है आप लोग जा सकते हैं। अनिरुद्ध यह सुनकर के कहने लगा, जान तुम ऐसे क्यों बातें करती हो? ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग तुम्हारी कोई फैमिली ही नहीं है, और मैं तुम्हें अपना एक फैमिली मानता हूँ, और मैं कोमल को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। इस वक्त हमारी ज़रूरत है कोमल को और तुम्हें भी। मैं तुम्हारे कहने पर भी यह बात नहीं मानूंगा और मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। मैं 2 दिनों तक यहीं रहूँगा और सारा काम यहीं से करूँगा। सिद्धार्थ और तारा ऑफिस संभालेंगे और कबीर मेरे ऑफिस को संभालेगा, और तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, जो भी काम होगा मैं यहीं से हैंडल करूँगा। कबीर कहने लगा, जहाँ तक देखा जाए तो मुझे रुकना चाहिए कोमल के साथ, क्योंकि कोमल कहने लगी, जी नहीं, मेरी दी है मेरे साथ, तुम्हें यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोमल ने बीच में ही उसकी बातों को काट दी और बोलने लगी। यह सुनकर कबीर थोड़ा सैड हो गया। हर वक्त कोमल उसे कुछ न कुछ सुनाती रहती थी। यह सुनकर के कबीर और सिद्धार्थ सबसे मिल करके वहाँ से चले गए। अनिरुद्ध सब कुछ हॉस्पिटल से ही संभालने लगा था और वह जानवी को भी संभालता था, क्योंकि जानवी पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी। दूसरे दिन ही अनिरुद्ध के दादा मिस्टर गोपाल ओबेरॉय आए। वह भी सारी बातें जान चुके थे कबीर और कोमल के बारे में। वह जानवी से कहने लगे, जानवी बेटा, मैं एक सलाह दूंगा, और यह कि कबीर बहुत अच्छा बच्चा है और कोमल को समझाया जाए तो वह समझ जाएगी, और उन दोनों बच्चों को शादी कर देनी चाहिए। मैं अमर से बात करता हूँ, वह लोग जितनी जल्दी हो सके इंडिया वापस आ जाएं, हम इन दोनों की शादी करवा देते हैं। इतना सुनकर के जानवी थोड़ी रिलैक्स फील की। अनिरुद्ध भी यह सारी बातें सुनकर दादाजी से बड़े ही प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। इस वक्त कोमल वॉशरूम में गई हुई थी, इसीलिए वह लोग यह सारी बातें कर रहे थे। आज ही कोमल को डिस्चार्ज भी लेना था। इतने में डॉक्टर आए और कोमल का फिर से चेकअप किए। कोमल अब बिल्कुल ठीक थी और उसे डॉक्टर ने डिस्चार्ज दे दिया। जानवी अनिरुद्ध और कोमल को लेकर घर चले आए। उधर मिस्टर गोपाल भी मुन्ना के साथ अपने बंगलों पर चले गए। उन्होंने फ़ोन करके अमर ठाकुर को सारी बातें बता दी। अमर ठाकुर यह सब सुन करके थोड़े गुस्से में हुए, लेकिन फिर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहने लगे, पर पापा जी, यह सब कैसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मिस्टर गोपाल ओबेरॉय कहने लगे, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कबीर बहुत अच्छा बच्चा है, उसे कोमल की शादी करवा दो, सारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और वह बहुत ही अच्छे घराने से है, और तुम आराम से इंडिया वापस आना, जल्दबाजी में नहीं। और फिर मिस्टर गोपाल ने अपने बेटे मिस्टर जीवन से बात की है, अमर को सही सलामत अच्छे से लेकर आना, उसको समझाना कि वह कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे कि आने में प्रॉब्लम हो जाए। यहाँ का सब कुछ सिचुएशन कंट्रोल में है, अभी किसी को कुछ भी बातें पता नहीं चली है। जानवी और अनिरुद्ध यह सारी बातें अपने तक ही रखे हुए हैं और वहीं दोनों हैंडल कर रहे हैं। अभी तक यह बात कोमल को भी नहीं पता है, और यह सब कुछ सही हो जाएगा। ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि कबीर कोमल को बहुत प्यार करता है।
जीवन ओबेरॉय बहुत अच्छे से समझते थे हर चीज़, इसलिए उन्होंने कहा ठीक है पापा, मैं सब समझ रहा हूँ, मैं सब समझा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। कल ही मेरी बात अनिरुद्ध से हो गई थी, उसने मुझे सारी बातें डिटेल में बता चुका है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं बस 2-4 दिनों में ही यहाँ से इंडिया वापस आऊँगा, आकर देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। इतना कहकर वह फ़ोन रख दिए। इधर जानवी कोमल को लेकर घर चली गई। जानवी और अनिरुद्ध कोमल को उसके रूम में लेकर गए और उसे आराम से बैठाए और अनिरुद्ध कहने लगा, कोमल मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, तुम बस रिलैक्स रहना, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसने रास्ते में आते हुए ही कबीर को कॉल कर दिया। अभी वह लोग बात कर ही रहे थे कि इतने में कबीर भी आ गया। अनिरुद्ध कहने लगा, तुम इस वक्त कोई भी रिएक्ट मत करना, हमारी बात ध्यान से सुनना। कोमल बिल्कुल हैरान थी, आखिर हो क्या रहा है। वह कहने लगी, आखिर क्या बात है अनिरुद्ध जीजू, आप क्या कहना चाह रहे हैं। इतना सुनकर अनिरुद्ध कहने लगा, प्लीज़ कोमल, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, आई एम सीरियस, मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम इस वक्त प्रेग्नेंट हो। इतना सुनकर कोमल हंस पड़ी, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर वह होश में आई और सोचने लगी और सीरियस होकर बोली, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है। इतना सुनकर के वह कबीर की तरफ देखने लगी और कहने लगी, सारी मुसीबत का जड़ यही इंसान है, इसी की वजह से मेरे साथ यह सब कुछ हुआ है। कबीर इतना सुनकर कोमल के पास गया और उसके हाथों को पकड़ के कहने लगा, प्लीज़ कोमल, तुम मुझे जितना बोलना है, गुस्सा करना है, मारना है कर लो, लेकिन प्लीज़ तुम और यह मेरा बच्चा सिर्फ मेरे हो और मैं अपने बच्चे को और तुमको अपने से दूर कभी नहीं करूँगा। प्लीज़ समझने की कोशिश करो, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ बेबी, प्लीज़ समझ लो मुझे। मैं कॉलेज के टाइम से ही और आज तक मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट ही किया है, तुम्हारे बारे में ही सोचा है, तुम्हारे अलावा मैंने आज तक किसी और लड़की को आंख उठाकर नहीं देखा। यहाँ तक कि तुमने मुझे इस तरह से ठुकरा भी दिया, तुमने मुझसे नफ़रत भी करी, लेकिन मैं उस नफ़रत को भी भुला दिया। फिर भी मैं तुमसे आज तक मोहब्बत करता रहा, लेकिन तुम आज भी मुझे प्यार नहीं करती। लेकिन वह रात जो कुछ भी हुआ वह सब गलतियों से हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और प्लीज़ मुझसे शादी के लिए हाँ कर दो। मैं अपने मॉम डैड से बात कर चुका हूँ और मैं कल ही कर चुका, वह लोग भी रेडी हैं, प्लीज़ तुम्हारी हाँ का इंतज़ार कर रहे हैं। तुम जब तक रेडी नहीं रहोगी तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, प्लीज़ मान जाओ ना, यह मेरा बच्चा है, हमारा बच्चा है, प्लीज़ कोमल। अनिरुद्ध भी कहने लगा, कोमल जिद नहीं करते हैं, कबीर में कोई बुराई नहीं है, वह बहुत अच्छा इंसान है, तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा और अब तो तुम्हारे बच्चे का भी ख्याल रखने के लिए रेडी है, आखिर वह तुम लोगों का ही तो है। कोमल इस वक्त जानवी की तरफ देखने लगी। जानवी जो कि सोफे पर बैठी थी, वह उठकर कोमल के पास गई और उसे गले से लगा ली और कहने लगी, कोमल अपनी जिद छोड़ दो और कबीर को एक्सेप्ट कर लो। कबीर अच्छा इंसान है, वह तुमसे बहुत प्यार करता है, मैंने कबीर की आंखों में तुम्हारे लिए वह प्यार देखी है। इतना कहकर कोमल को एक बार फिर से गले लगा ली। कोमल की आंखों में आंसू आ गए। कोमल ने जानवी से कहने लगी, दी क्या यह सब पापा जानते हैं। जानवी कहने लगी, हाँ, वह बस 2-4 दिनों में ही इंडिया वापस आएंगे। कोमल कहने लगी, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, वह क्या सोच रहे होंगे, मैं कितनी ख़राब हूँ, उनकी बदनामी करवा दी। अनिरुद्ध कोमल के पास गया और कहने लगा, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं किया है, वह सब सिर्फ एक गलती था और वह सब नशे में हुआ है और किसी को कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ हम लोगों को पता है और हमारे घर वाले को पता है और इससे आगे किसी और को पता चले उससे पहले ही तुम्हारा और कबीर का हम लोग शादी करवा चुके होंगे। जानवी कहने लगी, क्या तुम शादी के लिए रेडी हो। तो कोमल ने अपना सर उठाकर एक बार कबीर को देखा और हल्का सा स्माइल करते हुए अपना सर हाँ में हिला दी। इस हाँ को सुनकर कबीर पूरी तरह से हैरान हो गया और कोमल को अपने गले से लगा लिया और उसके माथे को किस कर लिया। कोमल भी कोई भी रिएक्ट नहीं की। यह देखकर अनिरुद्ध और जानवी एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगे। यहाँ तक सब कुछ ठीक हो चुका था, अब बारी थी तो अनिरुद्ध और जानवी को एक होना। जानवी इतना सुनकर कहने लगी, मैं अभी सबके लिए कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। आज कमला आंटी भी नहीं आई थी क्योंकि 2 दिनों से कोई घर पर आता ही नहीं था, इसीलिए, और आज नहीं, आज सब लोग आए हैं, उन्हें भी नहीं पता था। तो जानवी किचन में चली गई, अनिरुद्ध भी उसके पीछे चला गया। अभी कबीर और कोमल को थोड़ी प्राइवेसी चाहिए थी।
जानवी कॉफ़ी बना रही होती है कि तभी अनिरुद्ध पीछे से आकर जानवी को अपनी बाहों में भर लेता है। इतना देख करके जानवी पूरी तरह से हैरान हो गई और कहने लगी, अनिरुद्ध छोड़ो मुझे, कोई देख लेगा। अनिरुद्ध कहने लगा, जान तुम अब मेरी हो और यह बात सभी लोग जानते हैं, तो फिर इसमें कोई देख लेगा यह तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और उन दोनों की शादी के बाद हम भी शादी कर लेते हैं ना, जान क्या कहना है। जानवी भी अब थोड़े थोड़े अनिरुद्ध के लिए अच्छा फील करने लगी थी। वह भी अब अनिरुद्ध से खफा नहीं रहती थी, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत तो उसे अपने आगे पीछे नचाना ही था ना। वह कहने लगी, फ़ौरन से हटो यहाँ से, मुझे थोड़े काम है वह कर लेने दो, मैं कॉफ़ी बना रही हूँ ना। इतना सुनकर अनिरुद्ध, तुम बस रिलैक्स करो और मैं बनाता हूँ, इतना कहकर जानवी को किचन स्लाइड पर बैठा देता है और खुद ही कॉफ़ी बनाने लगा था। इतना देख करके जानवी पूरी तरह से हैरान हो गई थी और वह कुछ बोलती उससे पहले ही अनिरुद्ध उसके होठों पर अपना होठ रख दिया। जानवी की तो आंखें पूरी तरह से बड़ी हो गई और वह अनिरुद्ध को खुद से दूर करने लगी, लेकिन अनिरुद्ध उसे कहाँ छोड़ने वाला था। वह पूरे 10 मिनट तक किस करने के बाद उसे लगा कि अब जानवी की सांसें घुट रही है, तो वह उससे अलग हुआ। जानवी लंबी लंबी सांसें लेने लगी थी और वह अनिरुद्ध के सामने आकर कहने लगी, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे कर सकते हो, ऐसे ऐसे कौन करता है यार। अनिरुद्ध कहने लगा, मैं करता हूँ और कौन करता है, कहो तो मैं एक बार फिर से करके दिखा दूँ। जानवी फ़ौरन से अपने मुंह पर हाथ रख ली। यह देख करके अनिरुद्ध हंस पड़ा और कहने लगा, जान मैं इन्हीं हरकतों पर तो तुम पर फिदा हूँ माय बेबी। और वह जानवी को गले लगा लिया। इस पर जानवी भी कुछ नहीं बोली, उसे भी अच्छा लग रहा था क्योंकि अनिरुद्ध बहुत ही बच्चों की तरह उसे पैम्पर कर रहा था और जानवी कहीं ना कहीं यह सभी अनिरुद्ध से चाहती भी थी और आज अनिरुद्ध उसे सब कुछ देने को तैयार था। उसके लिए हर चीज़, हर वह खुशी देने के लिए तैयार था। बस वह चाहता था कि जानवी उसकी हो जाए क्योंकि उसे अपनी गलती का रियलाइज हो चुका था और वह जानवी को बहुत प्यार करने लगा था। जानवी भी अब धीरे धीरे उसे समझने लगी थी। ऐसे ही समय बीतता गया और 4-5 दिन में ही मिस्टर ओबेरॉय और मिस्टर अमर इटली से वापस आ चुके थे। अनिरुद्ध इस वक्त जानवी के घर पर ही रहा करता था क्योंकि जानवी और कोमल को उसकी फ़िक्र थी और कोमल की तबीयत अभी ठीक नहीं थी, इसलिए उसे देखभाल की ज़रूरत थी। मिस्टर अमर आते ही जानवी को अपने पास बुलाए और जानवी से सारी बातें पूछने लगे। वहीं पर अनिरुद्ध भी आ गया। जानवी तो अपने पापा के सामने कुछ भी बोल नहीं पाई, लेकिन अनिरुद्ध कहने लगा, अंकल वह बात ही कुछ ऐसी थी कि उस दिन पार्टी के बाद थोड़ी बहुत ड्रिंक भी हो चुकी थी, इसलिए नशे में वह गलतियाँ हो गई और कोमल अभी बच्ची है, गलतियाँ हो गई, उसे सुधारना हम लोगों का काम है। इतना सुनकर मिस्टर अमर कहने लगे, लेकिन हम बड़ी बेटी के पहले छोटी बेटी की शादी कैसे कर सकते हैं। इस बात से कोई भी हमसे सवाल करने लगेगा कि आखिर आपकी बड़ी बेटी की शादी पहले होनी चाहिए, तो आप कैसे छोटी बेटी की शादी कर सकते हैं। इतना सुनते ही अनिरुद्ध भी सोच में पड़ गया। अभी वह कुछ कहता कि जानवी कहने लगी, पापा तो कैसे होगा। तभी एक आवाज़ आती है, मिस्टर अमर आप मेरे बेटे से अपनी बड़ी बेटी की शादी करवा दीजिए। सभी लोग उस आवाज़ की तरफ देखने लगे थे। वह कोई और नहीं बल्कि मिस्टर ओबेरॉय थे। मिस्टर ओबेरॉय को देखकर अनिरुद्ध स्माइल करने लगा और फ़ौरन से अपने पापा के गले लग गया और फिर अपनी मॉम से भी मिला। आशा जी कहने लगी, अमर भाई साहब आप टेंशन मत लीजिए, आज से जानवी मेरी बहू है। वो है क्योंकि अनिरुद्ध ने सब कुछ मुझे बता दिया है और बाबूजी ने भी। कैसे अनिरुद्ध जानवी के लिए रो रहा था। जानवी तुम्हारे प्यार में तो मेरा बेटा पागल हो रखा है, क्या क्या कर दिए हो तुम। जानवी खड़ी होकर आशा जी के गले लग जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है आंटी, इतना कह करके वह शर्मा जाती है। आशा जी कहने लगी, कोई बात नहीं है बेटा, मैं तो बस मजाक कर रही हूँ। वह तो हम लोगों ने तुम्हें उसके लिए ही चुना था, लेकिन उसी ने ही तो मना कर दिया था, लेकिन आज देखो वह तुम्हारे लिए कितना पागल हो रखा है। इतना कह करके वह सोफे पर बैठ गई और मिस्टर ओबेरॉय भी सोफे पर बैठ गए। जानवी इस वक्त खड़ी थी। यह देखकर आशा जी कहने लगी, आओ बेटा मेरे पास बैठ जाओ। मिस्टर ओबेरॉय मिस्टर अमर से बोले, अब तुमने क्या सोचा है, दोनों बेटियों की शादी एक साथ करोगे या फिर बारी बारी से। मिस्टर अमर कहने लगे, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं आप लोग कुछ बताइए। मिस्टर अमर कहने लगे, पहले मैं बड़ी बेटी की शादी करूँगा, उसके बाद कोमल की शादी होगी, या फिर दोनों को
मिस्टर ओबेरॉय कहने लगे, नहीं, आप एक साथ दोनों की शादी नहीं करिए। पहले आप जानवी की शादी कर दीजिए, उसके बाद 10 दिन के बाद ही आप कोमल की शादी कर दीजिएगा। कुछ मिलाकर के 1 महीने हो जाएंगे। 1 महीने में किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। हम सब लोग हैं ना, सब हैंडल कर लेंगे। इतना सुनकर सभी राजी हो गए और जानवी अब बिल्कुल अलग लगने लगी थी। आशा जी जानवी से पूछने लगी, जानवी बेटा, क्या तुम अनिरुद्ध से शादी करने के लिए रेडी हो? इस वक्त अनिरुद्ध एकटक जानवी को ही देखे जा रहा था। जानवी शर्माते हुए हाँ में सर हिला दी। वह तो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी शादी यूँ अचानक से फिक्स हो जाएगी, और वह भी हड़बड़ाते हुए वहाँ से उठकर जाने लगी थी। अनिरुद्ध उसका हाथ पकड़कर अपने करीब बैठा लिया और कहने लगा, कहाँ जा रही हो जान? अभी तो पूरी बात ख़त्म भी नहीं हुई है। यहाँ सभी लोग बैठे हुए थे। जानवी इस वक्त शर्माए हुए अंदाज में कहने लगी, छोड़ो अनिरुद्ध मेरा हाथ, मुझे जाना है अपने कमरे में। कोमल बुला रही है मुझे। लेकिन अनिरुद्ध कहाँ मानने वाला था। उसको देख करके आशा जी कहने लगी, छोड़ दो बेटा, अभी जानवी बहुत शर्माए हुए है, वहाँ रूम में जाना चाहती है तो जाने दो उसे। अपनी मॉम के कहने पर अनिरुद्ध ने जानवी का हाथ छोड़ दिया। जानवी वहाँ से फ़ौरन अपने कमरे में चली गई। सभी लोगों ने फैसला कर लिया कि पहले जानवी की शादी होगी। अगले दिन अनिरुद्ध और जानवी की शादी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी थी। आशा जी और वसुंधरा जी मिलकर के पहले ही जानवी और अनिरुद्ध के सारे कुंडले मिलवा लिए थे। शादी की तारीख भी निकलवा लिए थे। सारे रिश्तेदार बहुत खुशी खुशी हर चीज़ में एंजॉय कर रहे थे। सबको खबर लग चुकी थी। जानवी की साइड से आए हुए रिश्तेदार तो बेचारे हैरान हुए जा रहे थे कि अचानक से शादी फिक्स हो गई और किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुआ। अनिरुद्ध और उसकी फैमिली का अपनापन देखकर जानवी के सर पर उस माँ का हाथ नहीं था, फिर भी आशा जी ने उसकी भरपूर माँ का प्यार दिया। उसके बाद सुबह होते ही छोटी सी पूजा हुई। सब शादी के फंक्शन शुभ हों इसीलिए पूजा रखी गई थी। पूजा ख़त्म होने के बाद रात को अनिरुद्ध और जानवी के होटल में उनकी इंगेजमेंट पार्टी थी। कल हल्दी थी उनकी और साथ में शाम को लेडीज़ संगीत का फंक्शन। परसों मेहंदी और उसके अगले दिन संगीत और फिर शादी। कल हल्दी के फंक्शन के लिए भी डेकोरेशन स्टार्ट कर दी गई थी। पूजा की तैयारी एक साइड में की गई थी। उसे थोड़ी दूर खाने का बफेट लगा हुआ था। सब नाश्ता पानी करके पूजा में बैठ गए। कुछ ही देर में पूजा ख़त्म हो गई। एक एक करके हर चीज़ हो रहे थे। जानवी के होटल में ही इंगेजमेंट पार्टी थी और वह बहुत ज़्यादा ही लग्जरियस हुआ। उधर कोमल का कबीर बहुत ख्याल रख रहा था। कबीर के भी मॉम डैड आए हुए थे और वह लोग भी मिस्टर अमर ठाकुर से मिले और कबीर और कोमल के बारे में बातें किए। जैसे ही जानवी और अनिरुद्ध के शादी के बाद उन दोनों की शादी करवाना ज़रूरी है। एक एक करके सारे फंक्शन इसी तरह पूरे हुए और फिर आती है शादी वाले दिन। आज जानवी बहुत ही खूबसूरत सा लहंगा पहने हुए अनिरुद्ध के लिए तैयार बैठी थी। अनिरुद्ध भी अपने दोस्तों के साथ बारात लेकर जानवी के यहाँ आया। वह भी बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वाइट कलर के शेरवानी में क्या खूब जच रहा था दूल्हा। जानवी रेड कलर के बहुत ज़्यादा ही हैवी लहंगे में थी। हाथों में भरे हुए चूड़े पूरे ज्वेलरी से भरी हुई बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। कोई भी उसे देखे तो देखता ही रह जाए। कुछ ही देर में शादी कंप्लीट भी हो गई। आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।